Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Mentor Paramount Science Forum. I hope all of you are well and safe. विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रिज्म से उत्पन्न वर्ण विक्षेपण के ऊपर और वर्ण विक्षेपण के उत्पन्न होने का कारण के ऊपर भी कि ये वर्ण विक्षेपण उत्पन्न क्यों होता है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको वर्ण विक्षेपण से संबंधित सारी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। अगर आप मेरा पिछला वीडियो जो कि प्रिज्म के ऊपर है अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ सके बच्चों। तो बच्चों, इस सेशन को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा उसी पिछले लेक्चर से बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्या है क्वेश्चन आप करके भेजिए हमारे पास। क्वेश्चन है आपके सामने कि कांच का प्रिज्म है और उसे जल में रखा जा रहा है, तो सिद्ध करना है उसका कि जो न्यूनतम विचरण है वो 1/4 रह जाएगा बच्चों। आप जल्दी से जल्दी इसको बनाइए और भेजिए हमारे पास। आपके आंसर का हमें इंतजार है और आपसे अगर आप इसको बना पा रहे हैं तो इसको सही करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका सोल्व किया गया PDF फाइल भी है, आप उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे पास भेज भी सकते हैं। तो चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं। माई सेल्फ दीपक सर, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। तो देखिए बच्चों, हम लोग वर्ण विक्षेपण को समझ रहे हैं जिसका एक और नाम भी है और वो नाम है परिक्षेपण। परिक्षेपण के नाम से भी हम लोग वर्ण विक्षेपण को जानते हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि सर्वप्रथम न्यूटन ने 1666 ईस्वी में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया। प्रकाश का विश्लेषण किया उन्होंने, यानी न्यूटन साहब ने सबसे पहले। और कैसे किया था? तो प्रिज्म के माध्यम से किया था और बताया कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग होते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। और कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसके बारे में देखिए। जब श्वेत प्रकाश, यानी कि श्वेत प्रकाश कहें या फिर सूर्य का प्रकाश कहें या किसी को भी, जब श्वेत प्रकाश के पतला पुंज को, श्वेत प्रकाश के पतला पुंज को यानी पतले किरण को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो निर्गत किरण आधार की ओर मुड़कर 7 रंगों में बढ़ जाती है। यानी कि जब पतले पुंज को इस तरह से गुजारते हैं तो आधार की ओर मुड़ती हैं सभी किरणें और वो 7 रंगों में डिवाइड होती हैं, 7 रंगों में मुड़ जाती हैं, यानी बढ़ जाती हैं, मुड़ करके बढ़ जाती हैं। तो जो क्रमशः कौन कौन सी होती हैं? तो होती है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इतने रंगों में वो बढ़ जाता है, यानी कि ऐसा लगता है कि वो इतने रंगों से बना हुआ है श्वेत प्रकाश। देखिए हम देखते हैं प्रिज्म के बना करके उनमें किस तरह से विक्षेपण उन्होंने कराया था। तो देखिए बच्चों, प्रिज्म में विक्षेपण के लिए उनका प्रयोग किस तरीके से था हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये कोई प्रिज्म है, वही प्रिज्म है जिसको न्यूटन साहब भी प्रयोग किए थे। मान लीजिए वही है। ये है X, Y और Z। ये क्या है? एक प्रिज्म है, प्रिज्म। और इसी प्रिज्म पर किसी प्रकाश को आपतित कराते हैं, कोई प्रकाश पुंज को लाते हैं। अब कोई में कैसा होना चाहिए वो? तो वो होना चाहिए श्वेत प्रकाश। ये है श्वेत प्रकाश कहें या सूर्य का प्रकाश कहें। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश ऐसा नहीं कि आप एक वर्णी लाइट लाएंगे, यानी कि सिर्फ लाल रंग का टॉर्च जलाएंगे, लेजर टॉर्च, या फिर किसी एक रंग का, तो नहीं होने वाला है। श्वेत प्रकाश यहां से आना चाहिए, श्वेत प्रकाश या फिर सनलाइट कहें। तो जैसे ही इसमें जाएगा तो क्या वो किधर मुड़ेगा? इसके लिए पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये है विरल और ये है सघन माध्यम। प्रिज्म बना है सघन माध्यम से और बाहर में भी कौन सा माध्यम है? तो विरल माध्यम है। तो अब इसमें किस तरह से चलेगा? तो हम लोग बच्चों पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे कैसे चलता है। सबसे पहले यहां से थोड़ा सा डाइवर्ट होता है प्रकाश किरण, तो इस तरह से मुड़ता है, थोड़ा सा मुड़ गया यहाँ पर।
और फिर निकलने के बाद यहाँ पर फिर से मुड़ता है इधर आधार की ओर, आधार की ओर ये मुड़ गया। इसी तरह से देखा जाता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है उस स्थिति में यहाँ पर कई भागों में ये बढ़ता है, कई हिस्सों में ये बढ़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मुख्य रूप से ये 7 रंग बनाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से 7 रंग होते हैं। वन 2 3 4 5 6 हुआ। चलिए एक और ले लेते हैं, ये रहा ये 7। और जब हम इन्हें एक पट्टी पर देखते हैं तो ये 7 रंग वही होते हैं। यानी कि कौन कौन? तो ये होता है बैगनी यानी कि वायलेट, VIBGY OR। आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो मैंने जामुनी। बी मतलब ब्लू यानी कि नीला। जी मतलब कि ग्रीन यानी हरा। वाई मतलब येलो यानी कि पीला रंग। ओ का मतलब ऑरेंज यानी नारंगी। और आर मतलब रेड। ये इतने रंगों में बढ़ जाता है। कब? जब श्वेत प्रकाश रहता है तब इतने रंगों में बढ़ जाता है। और ये रंग को अगर देखा जाए याद करने के दृष्टिकोण से तो इसको ऐसे ट्रिक बना करके याद करते हैं। इसके प्रथम अक्षर को लिख लेते हैं। तो ये कौन कौन सा अक्षर है? भी, इसमें VIBGYOR, VIBGYOR यानी कि भिबजियोर। भिबजियोर 1 2 3 4 5 6 हुआ क्या? VIBGY, एक मिनट, BGYOR भिबजियोर। इतने कलर्स होते हैं, 7 कलर। अगर आप इन्हें हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी वाले अक्षर का पहला अक्षर हम ले लेंगे तो बनेगा बैजानी। हाँ, बैजानी हरा। ह पीनाला, बैजानी ह पीनाला यानी कि बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इतने। और ये सब कुछ एक क्रम से मिलते हैं। कभी ये नहीं कि बैगनी नीचे हुआ और रेड ऊपर हुआ आज, और ये सब इस तरह से है और हम कल प्रयोग करेंगे तो ये किसी और सीक्वेंस में। ऐसा नहीं होता है। सब के सब एकदम एक ही क्रम में मिलते हैं और इसी क्रम में मिलते हैं, जिनको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं बच्चों। अभी जो रंगीन पट्टी मिला है, इस पट्टी को जिस पर ये प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं वर्णपट। इसका नाम है वर्णपट। अंग्रेजी में कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर बात आएगी कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं स्पेक्ट्रम का परिभाषा, स्पेक्ट्रम का परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्राप्त 7 रंगों के रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाँ, स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रिज्म द्वारा प्राप्त 7 रंगों के रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्णपट कहते हैं उसको। तो अब देखिए बच्चों, ये तो हुआ स्पेक्ट्रम। अगर आएगा कि वर्णपट, सॉरी यहां पर होता है ये विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? देखिए वर्ण विक्षेपण को हम लोग देखते हैं तो ये कहेंगे कि प्रिज्म द्वारा
प्रिज्म द्वारा प्रकाश के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बंट जाने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वो यहीं पर हो रहा है, यहीं पर हो रहा है वर्ण विक्षेपण, या हम कहें परिक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं वर्ण विक्षेपण को कि प्रिज्म द्वारा, हाँ, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को, 7 रंगों में बंट जाने के चाहे विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण, हाँ, वर्ण विक्षेपण, या इसका एक और नाम है, क्या आप बता सकते हैं? जरूर, परिक्षेपण। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं। तो ये परिक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परिक्षेपण। 7 रंगों में विभक्त हुआ तो इस स्थान से शुरू हुआ, यहां पर अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के समय ही वर्ण विक्षेपण हुआ। तो यहां पर वर्ण विक्षेपण हुआ तो यहीं से कलर स्टार्ट हुआ, कलर का स्टार्टिंग यहीं से हुआ है। यहां से कोई नया कलर, नया रंग नहीं बन रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि वो एक बार और मुड़ रहा है। यानी कि इस स्थान की प्रक्रिया का नाम बताना हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पर सिंपली अपवर्तन, अभिलंब खींच करके हम लोग दिखा सकते हैं कि ये अभिलंब से सब कुछ दूर हटा है। क्यों? क्योंकि वो सघन से विरल में गया है। और इस तरह से रंगीन पट्टी बनाया जिसमें सबसे नीचे यानी कि बॉटम में क्या मिला है? वायलेट कलर मिला है और टॉप में रेड कलर यहां पर मिला है बच्चों। तो इस तरह से वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण हुआ। लेकिन जैसे ये सब बात न्यूटन साहब ने कहा तो उनके मन में भी और कई लोगों के मन में एक और प्रश्न उठा, और वो प्रश्न ये था कि ये प्रिज्म कैसे इन रंगों को बना रहा है? क्या प्रिज्म ही इन रंगों को उत्पन्न कर रहा है? ये समस्या आने लगी। लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रिज्म जो है वो खुद ही रंग बना रहा है। तो इसके लिए न्यूटन साहब ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया। देखिए उन्होंने क्या किया था, इस समस्या के निदान के लिए उन्होंने एक साइज के 2 प्रिज्म को लिया और दोनों प्रिज्म को एक दूसरे के उल्टे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्रिज्म हुआ तो इसमें लाइट आएगा, इस तरह से डिवाइड होगा, इस तरह से ये रेड कलर हो गया और ये हो गया वायलेट कलर। तो एक दूसरा प्रिज्म भी उन्होंने लिया था और उस प्रिज्म को ऐसे रखा और उस स्थान पर रखा कि पहले प्रिज्म का निर्गत किरण दूसरे प्रिज्म के लिए आपतित किरण बन जाए। और जब ऐसा हुआ तो वो सब मिलकर के फिर से बन गया वो श्वेत प्रकाश। यानी कि श्वेत प्रकाश का एंट्री हुआ था और यहां फिर से मिल गया श्वेत प्रकाश। यानी यहां पर ऐसा लग रहा है अब कि ये दोनों मिलकर के एक उसे तोड़ रहा है तो दूसरा उसे जोड़ रहा है। यानी तोड़ो और जोड़ो, है ना? तोड़ो और जोड़ो वाला कहानी यहां पर आ गया। तोड़ो और जोड़ो, देखिए ये तोड़ करके जोड़ रहे हैं, यानी आपस में ही ये काम कर रहे हैं। कहीं कुछ अलग से मिलावट नहीं कर रहे हैं, जो है उसी को तोड़ रहे हैं और फिर उसी को जोड़ रहे हैं। यानी अपनी ओर से कोई रंग ये नहीं बना रहे हैं। ये बात साबित हो गई कि सूर्य के जो प्रकाश है उसी में 7 रंग है। तो अब बच्चों हम लोग को अगला नेक्स्ट पॉइंट हम इस पर डिस्कस करेंगे, जो कि अब मन में प्रश्न उठता है कि ये जब प्रकाश श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म में गया तो किस वजह से डिवाइड हुआ। हम मान लेते हैं कि इसमें 7 रंग है श्वेत प्रकाश में,
तो सातों रंग इसमें प्रवेश करने के बाद किस वजह से ये अलग अलग खंडों में बंट गया, तो चलिए हम बात करते हैं वर्ण विक्षेपण के कारण के ऊपर। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कारण के ऊपर। तो पहले कारण को आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए और समझिए, तब आपको लिखना कैसे है ये हम बताएंगे आपको। तो देखिए बच्चों, प्रकाश जो होता है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है या फिर जो श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंग के प्रकाश का मिश्रण होता है और वो प्रकाश तरंग की तरह चलता है और वो तरंग का नाम है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग चलता कैसे है, तो ये इस तरीके से अनुप्रस्थ तरंग चलता है, इस तरीके से। और इस अनुप्रस्थ तरंग में यहां से अगर हम शुरू करें तो ये इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, यहां से शुरू करके यहां से चलता है, फिर ये इसी स्थिति में यहां पर पहुंचता है। तो यहां से यहां तक हम लोग बोलते हैं एक तरंग। ये एक तरंग है या एक वेव कहते हैं इसको, एक तरंग बोलते हैं। और इसमें इस स्थान से इस स्थान तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को एक अक्षर है लैम्डा, इसी से सूचित किया जाता है, यानी कि लैम्डा से। और जो लैम्डा है वो ग्रीक शब्द है और ग्रीक शब्द से हम लोग इसको सूचित किए लैम्डा से। ये दूरी होती है इस स्थान की, यहां से लेकर के यहां की दूरी है। अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें तो ये होगा मीटर। तो अब देखिए बच्चों, जो प्रकाश है उसमें 7 रंग मिक्स हैं, तो क्या सभी रंगों के तरंगदैर्ध्य इसी तरह से होते हैं? तो हाँ बच्चों, इसी तरह से होते हैं। अब हम बात करें लाल रंग के, रेड कलर का, तो उसमें क्या होता है कि उसका तरंगदैर्ध्य कुछ इस तरीके से होता है, ये रेड कलर का है। जबकि अगर हम बात करें बैंगनी कलर का, यानी कि वॉयलेट, बैंगनी कलर का बात करें अगर हम, तो उसके पास भी तरंगदैर्ध्य है, वो इस तरीके से है। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो तरंगदैर्ध्य होता है वो थोड़ा बड़ा है और इसमें जो तरंगदैर्ध्य है वो यहां से शुरू करके, और अगर हम इसमें ऐसे इसका भी अक्ष बना दें तो यहां तक, इसमें छोटा तरंगदैर्ध्य है यहां तक, एक लैम्डा हुआ। या फिर हम कभी कभी भी कहते हैं कि दो शीर्षों के बीच की दूरी को लैम्डा, तो ये दूरी वही होती है जो कि ये दूरी होती है। यानी कि हम यहां से यहां तक की दूरी काउंट करें या थोड़ा सा पीछे हट जाए तो यहां से यहां तक का दूरी काउंट करें तो वो एक ही दूरी होती है तरंगदैर्ध्य का। तो बच्चों, रेड कलर का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो बड़ा होता है और वायलेट कलर का छोटा, यानी कि लैम्डा ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट कलर, यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बड़ा होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो छोटा होता है। और हम बात करें कि सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य किसका है, सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य, तो बच्चों इस प्रश्न का जवाब ये है कि सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य तो दीर्घ तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं। हाँ, और सबसे छोटी तरंगे या सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य जो है वो है सूक्ष्म तरंगे का, माइक्रो तरंगे का, एक्स किरणों का। परंतु हम इन्हें देख नहीं पाते, ये हम देख नहीं पाते हैं उनको, और हम जिनको देख पाते हैं उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं और दृश्य प्रकाश में ही ये 7 रंग आते हैं। तो हम जिन्हें देख सकते हैं उन्हीं का केवल बात करेंगे। जिन्हें देख सकते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य है वो रेड कलर का ही है, जो कि है लगभग 800 नैनोमीटर में। सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश में ही ये इसका है, जिसे हम देख पाते हैं उन्हीं में से हम बात कर रहे हैं। जबकि जितने लाइट को हम देख पाते हैं, हमारा आंख जितने प्रकाश को देख सकता है, उनमें से जो सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य है वो बैंगनी का है, जिसका वैल्यू है लगभग 400 नैनोमीटर। ये सबसे छोटे तरंगदैर्ध्य का बात बताया आपको हम अभी।
अब देखिए जो दोनों हैं वो जब चलते हैं निर्वात में तो सबका चाल एक समान होता है। सभी तरंगे एक समान चाल से निर्वात में चलती हैं और उस चाल को c से सूचित करते हैं, जिसका मान है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो चाल है वो चाल है कहाँ का? ये चाल है निर्वात, या हम वायु भी मान लेते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत कभी अंतर होता है। वायु में, निर्वात या वायु में ये चाल है तरंगों का। चाहे वो कोई भी तरंग हो, लाल हो, बैगनी हो, सभी का चाल इतना ही होता है। चाहे वो दीर्घ तरंगे हों, रेडियो तरंगे हों, या एक्स किरणें हों, या फिर सूक्ष्म तरंगे हों, सभी एक समान वेग से चलती हैं। कहाँ पर? तो निर्वात में या फिर वायु में। और वो वेग कितना है? तो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। परंतु अगर हम बात करें कि इन तरंगों का स्पीड कितना है या फिर स्पीड कैसे काउंट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वेग इजकल टू, यानी चाल इजकल टू दूरी बटा समय। तो दूरी है कितना? लेमडा। दूरी बटा समय, इतना दूरी है लिए हैं तो इतना ही दूरी का समय लेंगे। तो इतने दूरी को, समय को टी से सूचित करते हैं और आवर्त काल कहते हैं टी। तो इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू 1/t, जरूर लिख सकते हैं। और 1 आवर्त काल को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति तो लेमडा, और इसका मतलब आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग न्यू से सूचित करते हैं या एफ से। आवृत्ति का अंग्रेजी फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये हो गया लेमडा इंटू एफ। ये इसका फॉर्मूला है किसी भी तरंग के वेग को देखने के लिए। अगर हम बात करें कि इन तरंगों का वेग कैसे हम सोच सकते हैं, तो देखिए इनमें अगर हम वेग निकालना हो तो v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ होगा। तो लेमडा इंटू एफ के लिए अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, लेमडा इंटू एफ कितना और कैसे हो सकता है। अगर हम बात करें लेमडा का, तो सबसे रेड कलर का हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य है इसका। तो लेकिन एफ क्या है? तो आवृत्ति, आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है। देखिए वो क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति होता है कोई तरंग कितना चक्कर चल रहा है, वो आवृत्ति होती है। आप ध्यान से देखिएगा, हम यहां बताएं अभी आपको कि जब चलता है तो सभी के सभी तरंगे एक समान चाल से चलती हैं। यानी कि अगर हम कोई समय दें, कोई लिमिट समय दें, तो उसमें जितना दूरी लाल रंग तय करता है उतना ही दूरी बैंगनी रंग भी तय करता है। यानी कि अगर हम मान के चलें कि लाल रंग जो है वो इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से है ये, हाँ, लाल रंग यहां से अगर यहां तक चला तो बैंगनी रंग भी उतना ही दूरी तय करेगा। ये उतना ही दूरी तय करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक समान चाल से चल रहे हैं। तो एक समान चाल से चलेंगे तो दिए गए समय में दोनों द्वारा तय की गई दूरियां बराबर होंगी। ऐसे में अगर हम आवृत्ति को समझाएं आपको, आवृत्ति तो आवृत्ति होती है कितना बार उसमें चला। तो ये हुआ 1 राउंड, ये हुआ 2 राउंड, तो इसकी आवृत्ति होगी 2 हर्ट्ज हम कह सकते हैं। माने जैसा चित्र है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें तो हो गया 2 हर्ट्ज बोलते हैं आवृत्ति को। इसमें देखिए कितना तरंग हुआ, तो यहां से चला तो यहां से 1, यहां तक आया तो 2, यहां तक ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 5.5। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर इक्वल टू 5.5 हर्ट्ज। खैर ये जो हम लिख रहे हैं ये बहुत ही कम है, रियल में इससे बहुत ज्यादा आवृत्ति होता है इन रंगों का। तो आवृत्ति में देखा जाए तो कम आवृत्ति किसका है? तो लाल रंग का आवृत्ति कम होता है और बैंगनी रंग की आवृत्ति ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कि इसके वेग क्या होंगे, तो वेग बराबर अभी बताया हम लोग फॉर्मूला लेमडा इंटू एफ। अगर हम बात करें रेड कलर के लिए, तो रेड कलर के लिए लेमडा जो होता है वो बड़ा होता है। लेमडा जो होता है वो बड़ा होता है, यानी इसमें
यहां से यहां तक की दूरी जो होती है वो बड़ी होती है, और एफ जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि दूरी बड़ा है लेकिन उसमें छोटा तरंग है, तरंग की लंबाई बड़ा बड़ा है बड़ा बड़ा, परंतु उनकी संख्या उसमें कम है। तरंग है बड़ा बड़ा, इसीलिए उसमें उसकी संख्या कम है। एक तरंग इसको बोलते हैं, इसमें दो ही हो पाया। बड़ा बड़ा है इसलिए इसमें दो ही अट रहा है, बड़ा बड़ा है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जबकि अगर हम बात करें बैगनी कलर का, स्पीड यानी वेग ऑफ बैगनी कलर का, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है छोटा छोटा, है छोटा मतलब कि इसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो यहां से यहां तक 1 लैम्डा हो जाएगा। तो एक तरह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि है छोटा, लंबाई इसका छोटा है, इसलिए इतनी दूरी में ढेर सारा अट गया है, तो लैम्डा इसमें कम होता है, जो लैम्डा है इसमें कम होता है। यानी कि जो दूरी है, एक तरंग की जो दूरी है, लंबाई है, वो छोटा है, छोटा लंबाई है, परंतु है कितने इसमें, इसमें ढेर सारा तरंग इसमें अटता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, अधिक है। इसमें जो ये है एफ वो क्या है, अधिक है या फिर ज्यादा है या फिर बड़ा है। तो अब देखिए दोनों में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे, और इसका मान लीजिए कि 12 है और इसका मान 2 है, तो 12 दूनी के 24 आएगा। और इस उदाहरण में देखें, अब मान लीजिए कम है तो इसका मान 3 है, अधिक है तो इसका मान 8 है, तो अभी भी गुणनफल करेंगे तो 24 आएगा। यानी कि जो वेग होता है वो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वेग कांस्टेंट होता है, परंतु ये आपस में व्युत्क्रम है। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में व्युत्क्रम रिलेशन है इसमें। तो कुल मिलाकर ये दिखाया जा रहा है इसमें कि जिसका तरंग लंबाई कम है उसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति अधिक है। तो ये तरंगे इस तरीके से निर्वात में चलती हैं तो एक समान वेग से चलती हैं, परंतु अब सोचिए कि उस समय क्या होगा जब ये तरंगे किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे ही ये किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उस सिचुएशन में इसका क्या होता है, जब किसी माध्यम में प्रवेश करेंगी तो उस सिचुएशन में हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि म्यू टू बटे में म्यू वन बराबर V1 बटे में V2। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपवर्तनांकों का अनुपात जो है वो वेगों का अनुपात लेकिन उल्टा है। म्यू2 बटे म्यू1 है तो इधर म्यू2 है तो इधर V2 नहीं है, V1 हो गया है, उल्टा थोड़ा हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक और वेग में उल्टा रिलेशन होता है। उल्टा, यहाँ 1 वाला है तो इधर 1 वाला नीचे होगा, इधर 2 वाला है तो इधर 2 वाला नीचे होगा, यानी उल्टा रिलेशन होता है। इससे क्या होता है कि ये अर्थ निकलता है कि जैसे ही ये किसी माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी जो वेग होगी उसमें कमी आएगा। कैसे कमी आएगा, तो आप सोच सकते हैं इसमें, जैसे ही किसी माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी वेग में कमी आएगी, क्योंकि वो माध्यम क्या होगा, वायु और निर्वात को छोड़ करके होगा। तो वायु और निर्वात को छोड़ करके, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि वायु और निर्वात को छोड़ करके जैसे किसी जल में प्रवेश कर जाए या शीशा में प्रवेश कर जाए तो विरल से सघन में जाने पर उसके चाल में कमी आती है। तो चाल में, तो देखिए बच्चों ये किस तरह से होता है। अभी हम आपको सूत्र बताए हैं V = F × लैम्डा। तो हम अभी देख रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश कर रहा है तो उसके वेग में जो है वो कमी आ रही है। वेग में क्या हो रही है, कमी आ रही है, यानी कि वेग चेंज हो रहा है, वेग जो है वो चेंज हो रहा है। वो कैसे, तो उसमें कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो ये वेग में कमी क्यों हो रही है, क्या उसका आवृत्ति कम हो रहा है क्या, या लैम्डा कम हो रहा है, कोई तो कम हो रहा होगा, इसी वजह से उसका वेग में कमी आ रही है। तो बच्चों और देखा जाए तो जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है बच्चों, कभी भी
नो चेंज। आपको पता होना चाहिए, एक प्रश्न आया था कि कौन सी ऐसी राशि है जो माध्यम में परिवर्तन के समय नहीं बदलती है, तो वो आवृत्ति है। केवल एकमात्र राशि है आवृत्ति, जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वो नहीं बदलता है बच्चों। तो अब ध्यान रखेंगे, आवृत्ति बदलता नहीं है, लेकिन वेग तो बदलता है। तो वेग क्यों बदल गया? आवृत्ति बदला ही नहीं, इसका मतलब कि तरंगदैर्ध्य अवश्य बदला। इसका मतलब कि लेमडा जो है वो चेंज हुआ, क्योंकि कोई तो चेंज होना ही चाहिए, तभी उसके वेग में चेंज आएगा। तो बच्चों ऐसा देखा जाता है कि लेमडा ही बदलता है, और लेमडा में जो होता है चेंज वो हमेशा कम ही होता है। यानी कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है, जो लैम्डा होता है, उसमें कमी हो जाती है। साथ ही साथ जो उसका वेग होता है वो भी जो होता है वो कम होता है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर सीखे कि लैम्डा भी घटता है और वेग भी घटता है। अगर हम बात करें अपने रंगों के ऊपर, हम लोग के पास जो सनलाइट के रंग हैं उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास 7 कलर हैं, और वो 7 कलर हैं VIBGYOR। यानी कि एक सिरे पर वॉयलेट है और दूसरे सिरे पर रेड है। इसमें सबसे अधिक लैम्डा जो होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य जो होता है रेड का होता है। रेड का तरंगदैर्ध्य होता है 800 नैनोमीटर, जबकि इसका जो होता है वॉयलेट यानी बैगनी का, अभी हम आपको बताए हैं 400 नैनोमीटर। तो जरा सोचिए, कमी भी होता है और तरंगदैर्ध्य में सब में कमी, सबके तरंगदैर्ध्य में कमी होगा। इतना ध्यान रखिए, जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो जितने भी रंग हैं सबके तरंगदैर्ध्य में कमी होगी। बैगनी के भी तरंगदैर्ध्य में कमी होगी, रेड के भी तरंगदैर्ध्य में कमी होगी, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, यानी सबके तरंगदैर्ध्य में कमी होगी। परंतु आपको पता है ये कमी भी एक बहुत ही अलग पैटर्न तरीके से होता है। और वो कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। जिसका तरंगदैर्ध्य बड़ा होता है उसमें जो कमी आती है वो कम ही होती है। कमी यानी जो बड़े तरंगदैर्ध्य होते हैं उस पर कमी का असर कम पड़ता है, और जो छोटा तरंगदैर्ध्य होता है उस पर कमी का असर अधिक पड़ता है। तो देखा जाए तो रेड का जो वेग होता है, रेड का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो कम होता है, लेकिन थोड़ा ही कम होता है वो। तो जब रेड का तरंगदैर्ध्य थोड़ा ही कम होगा, ये थोड़ा ही कम होगा, तो उसके लिए वेग जो होगा, वेग यानी स्पीड ऑफ रेड कलर वो कितना होगा। और इसके बारे में सोचिए, इसका तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, छोटा तरंगदैर्ध्य लगभग 400 नैनोमीटर, तो इसके वेग में अधिक कमी आती है। इसके अपेक्षा इसका भी तरंगदैर्ध्य कम हुआ, इसका भी तरंगदैर्ध्य कम हुआ, लेकिन इसका तरंगदैर्ध्य में अधिक कमी हो गया। यानी कि जब प्रकाश इस तरीके से जाता है तो सबके तरंगदैर्ध्य सिकुड़ते हैं, इतने बड़े बड़े जा रहे हैं, तो इसमें जाकर छोटे छोटे हो गए, यानी कुछ सिकुड़ जाता है। लेकिन जो बड़ा होता है वो कम सिकुड़ता है, जो छोटा होता है वो अधिक सिकुड़ जाता है। तो इसके तरंगदैर्ध्य में अधिक कमी आती है, और जब इसका लैम्डा अधिक कम हो जाएगा, इसका लैम्डा बहुत ही कम हो गया, तो इसका जो वेग होता है वो भी अधिक, बहुत ज्यादा कम हो गया। यानी उसका वेग जो है बैगनी का वो कम हो गया। यानी दोनों में तुलना करें तो इसका वेग ज्यादा होता है, इसका वेग कम होता है। यानी लाल रंग का वेग प्रिज्म में जाने पर बैगनी की अपेक्षा अधिक होता है। प्रिज्म में लाल रंग तेजी से चलता है, जबकि बैगनी रंग पीछे से, ये ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है तेजी से, तो ये आ रहा है धीरे 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 धीरे, यानी उसके पीछे पीछे आ रहा है, ऐसा लगता है। तो ये हो गया इसमें अंतर वेगों में। रेड कलर का वेग ज्यादा हो गया, बैगनी का वेग कम हो गया। तो इस आधार पर और देखा जाए अपवर्तनांक को, तो एक सूत्र होता है अपवर्तनांक का C/V, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो जिसका वेग ज्यादा होगा उसके लिए अपवर्तनांक कम होता है। हाँ, वेग ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा, और वेग जो है वो कम होगा
तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। आप जरा सोचिए, रेड कलर के लिए वेग ज्यादा है तो अपवर्तनांक उसका कितना होगा। यानी रेड कलर के लिए अपवर्तनांक और जो बैगनी कलर है उसका वेग कम है तो इसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा। यानी अपवर्तनांक बैगनी के लिए तो अपवर्तनांक ये अधिक। अब जरा सोचिए ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि प्रिज्म जो है वो दो रंग का व्यवहार करता है। अब यहाँ पर हाँ, वो क्या करता है कि रेड कलर को कहता है कि तुम जाओ तेजी से। यानी रेड कलर के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, यानी जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक जो होता है रेड कलर के लिए कम हो जाता है, इसलिए वो रेड कलर को तेजी से जाने देता है। जबकि बैगनी कलर के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक हो जाता है। यानी हम ये कहेंगे कि लाल रंग के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक का व्यवहार होता है वो कम होता है और बैगनी रंग के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है उसका व्यवहार अधिक होता है। इसलिए लाल रंग कम मुड़ता है क्योंकि लाल रंग पर ये कम ही असर डाल रहा है। बैगनी रंग अधिक मुड़ता है, उस पर अधिक असर डाल दिया तो बैगनी रंग चला गया नीचे और स्पेक्ट्रम मिला। तो हम अब बात करते हैं इसे लिखेंगे कैसे। तो देखिए इसको लिखने के तरीके हम अब देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण यह है कि एक ही माध्यम में विभिन्न रंग के यानी कि तरंगदैर्ध्य के विभिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न होना है। हाँ, यानी प्रकाश का चाल जो होता है भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग चाल होता है एक ही माध्यम में। तो उससे क्या होता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जब तरंगदैर्ध्य अलग जब इसमें चाल अलग अलग हो गया तो अपवर्तनांक भी अलग अलग हो गया। इस तरीके से है ना, चाल अलग अलग तो अपवर्तनांक भी अलग अलग हो गया। और इस वजह से क्या होता है कि जब अपवर्तनांक अलग अलग हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेड कलर के लिए चाल और बैगनी कलर के लिए जो चाल है तो रेड का चाल अधिक होता है और इसका चाल कम होता है। तो इससे क्या होता है कि अपवर्तनांक में उल्टा असर पड़ता है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होता है, लाल रंग के लिए प्रिज्म कम अपवर्तनांक जैसा व्यवहार करता है, जबकि बैगनी के लिए अधिक अपवर्तनांक जैसा। इससे क्या होता है कि ये समीकरण आप जानते हैं, ये समीकरण हम लोग इंप्रूव किए पिछले क्लास में, तो पिछले लेक्चर में। तो इसमें हम लोग और देखें तो ये कम है तो लाल रंग के लिए सॉल्व करेंगे तो ये जब कम रखेंगे तो इसका वैल्यू भी कम मिलेगा। यानी कि रेड के लिए विचलन कम होता है। बैगनी के लिए रखेंगे तो ये ज्यादा है, ज्यादा रखेंगे यहाँ पर तो इसका मान भी अधिक आएगा, अधिक। यानी कि लाल रंग जो होता है वो कम मुड़ता है, लाल रंग कम मुड़ता है थोड़ा सा, और बैगनी रंग पूरा ऐसे मुड़ गया, ढह गया, गिर गया, तो सबसे नीचे चला गया, मतलब कि एकदम ढह करके सबसे नीचे चला गया। और लाल रंग थोड़ा सा ऊपर ही रहा तो वो ऊपर ऊपर ही चला गया। इस वजह से क्या होता है कि डेल्टा लाल रंग के लिए यानी कि विचलन कोण लाल रंग के लिए कम होता है। जैसे कि ये प्रिज्म है, इस तरीके से अगर हो रहा है प्रक्रिया और ये सीधा है तो ये रेड कलर के लिए मान लीजिए विचलन कोण है, क्योंकि ये रेड कलर है। और ये है मान लीजिए बैगनी कलर वायलेट, तो ये इसके लिए हो गया विचलन कोण डेल्टा, ये हो गया रेड कलर के लिए और ये हो गया वायलेट कलर के लिए। तो ये अधिक मुड़ गया, इसका कोण अधिक है विचलन कोण और इसका विचलन कोण कम है, तो इस वजह से वो चला गया नीचे और ये रह गया ऊपर। बच्चों, जबकि अन्य रंग जो होते हैं इसी प्रकार से पट्टी पर इन दोनों के मध्य में क्रमानुसार प्राप्त होते हैं। अन्य रंग को देखिएगा तो अन्य रंग इसी तरह से बीच बीच में मिलते हैं। यानी जो बैगनी के आसपास जो ऊपर रंग है जामुनी, तो उसका इससे हर चीज थोड़ा उसी क्रम में बदलता है जिस तरह से ये लोग बदले हैं और वो लोग उसी तरह से मध्य में मिलते हैं। बच्चों,
अगर इसे समझने का दूसरे तरह की बात किया जाए, दूसरा मेथड अगर हम कहें, अगर ये आप नहीं पढ़े हैं समीकरण, तो बस यह साथ समझ सकते हैं, लाल रंग के लिए क्या है, चाल अधिक है और बैगनी के लिए चाल कम है। बैगनी रंग जो है वो एक रोगी की तरह, रोगिया आदमी की तरह चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो जो धीरे धीरे चल रहा है उस पर असर ज्यादा पड़ गया और वो आ गया नीचे। बैगनी रंग कहाँ आ गया, नीचे आ गया। जबकि लाल रंग को देखिएगा तो लाल रंग जो होता है वो बहुत ही फ्रेश चल रहा है, एकदम तेज, कहते ना कि फरहार की तरह एकदम ऐसे 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 चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है वो। तो तेज चलने की वजह से वो प्रिज्म में से जब निकला तो प्रिज्म ने उस पर असर नहीं डाल पाया प्रिज्म, और वो सबसे ऊपर मिला। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देखें कि अन्य रंग भी इसी तरह से मिलते हैं, और यही वजह है प्रिज्म के कारण उत्पन्न वर्ण विक्षेपण का। तो देखिए बच्चों कुछ नोट है इसमें, देखिए क्या क्या है। पहला है, वर्ण विक्षेपण को कुशी के समीकरण से भी समझा सकता है। हाँ, कुशी नामक एक थे वैज्ञानिक, और उन्होंने एक समीकरण दिया था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बटे में लेमडा स्क्वायर। तो इस समीकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो लेमडा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू क्या होगा, घटेगा, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक घटते जाएगा। देखिए इसके लिए एक ग्राफ यहाँ पर शो किया गया है। अगर मान लीजिए कि इस ग्राफ में, और ये हम मान के चले कि ये अगर 10 20 लिख दे, 10 20 30 लिख दे, 10 20 30 40 इधर लिख दे, 10 20 30 40। तो देखिए जिस समय लेमडा का मान 10 है उस समय अपवर्तनांक ज्यादा है, मान लीजिए 40 है। जब ये 10 है, लेमडा का मान 10 है, तो म्यू का मान 40 है, 40। और देखिए जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 10 20 30 40, अगर ये 40 हो गया तो उस समय म्यू का मान क्या होता है, तो म्यू का मान ये घट करके ये 10 पा जाएगा। जब ये बढ़ रहा है तो वो घट रहा है, तो इस तरह से, या फिर उसका उल्टा भी सकते हैं, ये घटेगा तो बढ़ेगा। ये ऐसा ग्राफ आता है इसका। तो ये ग्राफ से ये निष्कर्ष निकलता है कि अपवर्तनांक और लेमडा के बीच व्युत्क्रम रिलेशन है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या है कि तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा के साथ किसी दिए हुए माध्यम के अपवर्तनांक के परिवर्तन को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए एक नया डेफिनेशन यहाँ पर आ गया वर्ण विक्षेपण का, यानी कि तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के साथ अगर अपवर्तनांक में भी परिवर्तन हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्योंकि जब भी ऐसा होगा तो रंग भी अवश्य रूप से डिवाइड होंगे, प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बट ही जाएगा। दूसरी चीज क्या है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के परिवर्तन के साथ अधिक तेजी से बदलता है, हाँ ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक क्या है, तरंगदैर्घ्य के परिवर्तन से अधिक तेज बदलता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य जो है बदल रहा है और अपवर्तनांक अपेक्षाकृत तेजी से बदल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, तो जो उसमें अधिक तेजी से बदलता है जिस माध्यम में, तो उस माध्यम को अत्यधिक परिक्षेपी माध्यम कहते हैं। अत्यधिक परिक्षेपण करेगा वो, यानी अत्यधिक किरणों को फैलाएगा, यानी कि हाईली डिस्पर्सिव मीडियम कहा जाता है। इससे चौड़ा विक्षेपण प्राप्त होता है, यानी कि उसमें जो विक्षेपण होगा वो चौड़ा। किस में चौड़ा होगा, जिसमें लेमडा की परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है उसके हिसाब से उसका अपवर्तनांक तेजी से परिवर्तित हो, उसके अपवर्तनांक तेजी से बदले। तो उस सिचुएशन में ये जो होता है वो अधिक परिक्षेपी माध्यम, यानी उसमें उस माध्यम से अगर हम श्वेत प्रकाश को भेजें तो वो प्रकाश किरणों को अधिक चौड़ा चौड़ा मतलब कि रंगों की पट्टी देगा वो, ये कहने का मतलब है। जैसे कि देखिए समझाते हैं इसमें, क्राउन कांच की अपेक्षा, कांच होता है क्राउन कांच, इसके अपेक्षा फ्लिंट कांच अधिक परिक्षेपी माध्यम है। देखिए किस तरह से हम कह रहे हैं बात। तो देखिए बच्चों क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य यहाँ पर है, तो तरंगदैर्घ्य जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं,
उसके संगत क्राउन कांच में यही बढ़ाव, यही वृद्धि क्राउन कांच के प्रिज्म में किया जाता है और यही वृद्धि फ्लिंट कांच में किया जाता है। तो डिफरेंस क्या मिलता है ये देखिए। अगर दशमलव के 2 अंक तक देखा जाए तो ये 5-1 है और ये बढ़ते 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 5-3 हो गया है। परिवर्तन निकाला जाए और 2 अंक तक का निकालें तो ये हो जाएगा कितना, 5-3 माइनस 5-1, तो 2 का आता है इसमें। और इसमें भी अगर हम 2 अंक का देखें तो इसमें 6-2 है, अब बढ़ते बढ़ते 6-6 हो गया, तो 6-6 और 6-2 इसमें 4 का चेंज आया है। तो अधिक परिवर्तन, अधिक अपवर्तनांक किसका बदल रहा है, तो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक अधिक बदल रहा है और क्राउन कांच का अपवर्तनांक कम बदल रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर फ्लिंट कांच के प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारेंगे तो वो अधिक वर्ण विक्षेपण बनाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसमें से अगर हम क्राउन कांच के प्रिज्म लेते हैं और उसमें से गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को तो ये पास पास दे देगा, उसमें 1-2 रंग गायब भी हो जाएगा। आप कहेंगे सर पढ़ाते हैं कि 7 रंग है, उसमें आपको केवल 3-4 रंग दिखेंगे, तो ऐसी चीज नहीं है, उसमें हर रंग होते हैं। तो अच्छा परिक्षेपी माध्यम फ्लिंट कांच इसी वजह से है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम लोग का है निर्वात या वायु अपरिक्षेपी माध्यम है। हाँ, ये अपरिक्षेपी माध्यम है। क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होता। निर्वात में प्रकाश कितना भी तेजी से, कितना भी दूरी तक चला जाए, निर्वात हो, तो उसमें कभी वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, यानी कि रंग बिखरते नहीं हैं, सभी रंग एकदम मिलजुल करके साथ साथ में चलते हैं, कितने भी आगे तक चले जाए तब। लेकिन अगर वही कांच से जाए तो कांच में से जाए तो बिखर जाएंगे अपने अपने रंगों में। इसीलिए हम कहते हैं कि कांच जो है वो परिक्षेपी माध्यम है, जबकि निर्वात या जो वायु है, वायु में कुछ कुछ अधिकांश निर्वात हम कहेंगे वो अपरिक्षेपी माध्यम है। अपरिक्षेपी यानी कि उसमें से वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। साथ ही साथ निर्वात में कई चीजें होती हैं, उसका जो चाल होता है वो तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसी ऐसी स्थितियां होती है जब इन सब माध्यमों में वो डिपेंड करता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका इम्पोर्टेंट समय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आप आगे की नेक्स्ट चीज हम लेकर के आएंगे आपके सामने, और वो होगा कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।